नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पुराने किताबों की धूल नहीं फांक रहे, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनकर हमारे चारों ओर मौजूद हैं। हम आज ये समझेंगे कि कैसे 18वीं सदी के शासकों द्वारा लिए गए कुछ अलग-अलग फैसलों ने आज के आधुनिक कर्नाटक का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये केवल बीते हुए कल की बातें नहीं हैं। ये दरअसल एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसने हमारी आज की भौगोलिक और आर्थिक बुनियाद को गढ़ा है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। इतिहास की बारीक कड़ियों को जोड़ने से पहले एक बार बेंगलोर के इस आकर्षक नज़ारे को समझते हैं। इन झीलों और तालाबों के इस जटिल और आपस में जुड़े हुए जाल पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं था, बल्कि ये वो बड़ा कैनवस था जिस पर उस वक्त के शासकों ने विकास की पूरी नींव रखी। पानी का ये नेटवर्क शहर की सांसें था, और इसी के बलबूते आगे चलकर खेती, जंगल और पूरी इंडस्ट्री का ताना बाना बुना गया। आज के सफर में हम मुख्य रूप से इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, आधुनिक कर्नाटक के बीज। दूसरा, मशहूर लाल बाग के असली उद्गम की एक रोचक खोज। तीसरा, नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस का एक बहुत बड़ा प्रयोग। चौथा, मैसूर के सुनहरे धागों का सफर। और आखिर में इन सबसे बना हमारा आज का जीवंत ऐतिहासिक परिदृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आधुनिक कर्नाटक के बीज। आइए देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासनकाल में ये नींव आखिर रखी कैसे गई थी। अब आते हैं हमारे दूसरे और बेहद दिलचस्प हिस्से पर, लाल बाग के असली उद्गम की खोज। ये अपने आप में वनस्पति विज्ञान और भूगोल का एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है। देखिए, सदियों से हमारी इतिहास की किताबों में यही बताया गया है कि लाल बाग की स्थापना 1760 में हैदर अली ने की थी। आमतौर पर यही माना जाता है कि ये लाल बाग तालाब के ठीक बगल में करीब 40 एकड़ में फैला हुआ एक लंबा चौड़ा सिंगल गार्डन था, मतलब सिर्फ एक ही बड़ा सा टुकड़ा। और आज भी ज्यादातर जगह यही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब पुरानी मान्यताओं वाले नक्शे को 1791 के जियो कोड किए गए ब्रिटिश नक्शों के साथ रखकर देखा जाता है, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। विजुअल फॉरेंसिक से पता चलता है कि यह कोई एक बड़ा सा बाग नहीं था, बल्कि 5 अलग-अलग बिखरे हुए टुकड़ों में बटा हुआ था। विज्ञान ने मानो इतिहास की एक बिल्कुल नई ही कहानी खोलकर रख दी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बगीचे को ऐसे अलग-अलग हिस्सों में क्यों बांटा गया था। इसका सीधा सा जवाब छिपा है चार बाग शैली में। ये दरअसल एक पारंपरिक इस्लामिक गार्डन डिज़ाइन है। इसमें होता यह है कि पूरे बगीचे को पैदल चलने वाले रास्तों के जरिए छोटे-छोटे आयताकार हिस्सों में बांट दिया जाता है, बिल्कुल किसी पजल के टुकड़ों की तरह। और यही वजह थी कि लाल बाग एक अखंड टुकड़े के बजाय अलग-अलग ब्लॉक्स में फैला था। इस बात को 18वीं सदी का ये शानदार 3D सिमुलेशन बिल्कुल साफ कर देता है। इसे देखने पर यह 100% तय हो जाता है कि असल बगीचे तालाब के ठीक बगल में नहीं, बल्कि उसके उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ की तरफ थे। तो आज हम जिसे लाल बाग का मुख्य हिस्सा मानते हैं, वो संभवतः बाद में टीपू सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। है ना हैरान करने वाली बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस का महाप्रयोग। ये जंगलों को लेकर की गई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल थी। ये बात सच में दिलचस्प है कि आज भारत के कोने कोने में दिखने वाला ये पेड़ आखिर आया कहाँ से। बात है साल 1790 की। टीपू सुल्तान ने पहली बार इस पेड़ को भारत में लगवाया, और वो भी बेंगलोर के पास नंदी हिल्स में स्थित अपने महल के बगीचे में। ऐसा कहा जाता है कि इसके बीज ठेठ ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए गए थे, और करीब 16 अलग-अलग प्रजातियों के साथ ये अनोखा प्रयोग शुरू हुआ था। एक बार जरा उस दौर को आज के वक्त से जोड़कर देखिए। महल के एक छोटे से गार्डन में लगे कुछ पेड़ों से शुरू होकर आज पूरे भारत में 10 लाख, जी हां 1 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा हिस्से में यूकेलिप्टस लगाया जा चुका है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। किसानों से लेकर राज्यों के वन विभागों तक सबने इसे इतने बड़े पैमाने पर अपनाया कि इसकी कल्पना भी शायद 1790 में किसी ने नहीं की होगी। लेकिन ठहरिए, इतने बड़े पैमाने पर फैलाव की इस कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ इसके जबरदस्त आर्थिक फायदे हैं। ये बेहद तेजी से बढ़ता है, कागज उद्योग की मांगों को पूरा करता है, और ईंट टाइल बनाने वाले ग्रामीण उद्योगों के लिए तो ये ईंधन का एक बेजोड़ स्रोत है। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर गहरी चिंताएं भी हैं। कहा जाता है कि ये पानी बहुत ज्यादा सोखता है, आसपास की जैव विविधता पर असर डालता है और मिट्टी की ताकत को कम कर सकता है। तो ये एक ऐसी जटिल बहस है जो आज भी थमी नहीं है।
इस पूरी चर्चा में जो सबसे ज़रूरी बात उभर कर आती है वो ये है कि यूकलिप्टस का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। ये पूरी तरह से इलाके पर निर्भर करता है। एक बहुत ही अहम अध्ययन बताता है कि कुछ इलाकों में, जैसे पुरादल और देवबल में, इस पेड़ ने ठीक उतना ही पानी लिया जितनी वहां बारिश हुई, मतलब बैलेंस बना रहा। पर होसकोटे जैसे कुछ और इलाकों में इसने बारिश से भी ज्यादा पानी खींच लिया। तो इसका प्रभाव जगह जगह के हिसाब से बिल्कुल बदल जाता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, मैसूर के सुनहरे धागे। ये सेरीकल्चर यानी रेशम उद्योग की एक शानदार और ऐतिहासिक विरासत है। मैसूर सिल्क के बनने और आगे बढ़ने की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत होती है 1785 में, जब टीपू सुल्तान ने रेशम की कला सीखने के लिए एक पूरा मिशन बंगाल भेजा। जब पूरी दुनिया में बीमारी के चलते रेशम उद्योग लगभग खत्म हो रहा था, तब भी प्योर मैसूर नाम की रेशम कीट की ये प्रजाति किसी तरह जिंदा रही। फिर समय का पहिया घुमा। 1896 में जे.एन. टाटा ने एक जापानी पैटर्न का फार्म शुरू किया और आखिरकार 1912 में मैसूर के महाराजा ने उस फैक्ट्री की नींव रखी जिसे आज हम KSIC के नाम से जानते हैं। क्या कमाल का सफर रहा है। और आज के वक्त में आज मैसूर सिल्क पूरी दुनिया में लग्जरी और बेहतरीन क्वालिटी का दूसरा नाम बन चुका है। इसके कोकून रामनगर से आते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कोकून मार्केट है। पर इसकी असली जान इसकी जरी में बसती है। इस जरी में 65% शुद्ध चांदी और 0.65% शुद्ध सोना मिला होता है। ये इतना कीमती और अनूठा है कि इसे बाकायदा GI टैग मिला हुआ है। और नकली उत्पादों से बचाने के लिए अब हर एक साड़ी पर एक यूनिक ID बारकोड और एक खास होलोग्राम लगा होता है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी यानी 5वें हिस्से पर पहुंचते हैं, एक जीवंत ऐतिहासिक परिदृश्य। कैसे इन सब से एक सदियों लंबा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अगर हम इन सारी बातों को एक धागे में पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1700 के दशक में जो बीज बोए गए थे वो आज पूरी तरह से विशाल पेड़ बन चुके हैं। चाहे वो लाल बाग की वनस्पति विरासत हो, जो आज भी शहर को एक अलग पहचान देती है, या फिर 1790 में लाया गया यूकलिप्टस, जिस पर आज कई किसान और कागज उद्योग टिके हैं, या फिर 1780s के दशक की वो रेशम की कोशिशें, जिसकी बदौलत आज अकेला कर्नाटक पूरे देश का 45% शहतूत रेशम यानी मलबरी सिल्क पैदा करता है। सदियों पुराना वो ब्लूप्रिंट आज हमारे सामने साक्षात खड़ा है। ये सब हमें एक बेहद गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर 18वीं सदी के शासकों के फैसलों ने आज के इस आधुनिक कर्नाटक का पूरा नक्शा बना दिया है, तो ज़रा सोचिए आज जो फैसले हम ले रहे हैं अपने पर्यावरण के लिए, उद्योगों के लिए और संसाधनों के लिए, वो आने वाली सदियों में हमारे परिदृश्य को कैसे आकार देंगे। इस बात पर थोड़ा विचार ज़रूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे आसपास हमेशा जिंदा रहता है।